नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 4 अप्रैल। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आपको दैनिक जागरण या जनसत्ता या फिर जिस भी हिंदी माध्यम का जो पेपर होता है उससे जो एडिटोरियल लिए जाते हैं, जो कि मतलब किसी अच्छे राइटर के द्वारा लिखे जाते हैं, वो एडिटोरियल का डिस्कशन किया जाता है। कुछ फैक्ट भी होते हैं और इसमें क्या चीज़ें होती हैं कि जैसे आपके प्री और मेंस की दृष्टि से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उस पर बात की जाती है कि कैसे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर कैसे करंट अफेयर्स को लेकर बैकग्राउंड में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो जो इस वीडियो पे नए हैं उन बच्चों के लिए बता दिया जाए कि इस चैनल पे आपको 3 वीडियो देखने को मिलती है। एक सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की वीडियो, जो कि ये वाली वीडियो है, और शाम को उसके बाद 4 बजे आपको एक वीडियो देखने को मिलती है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री इस टाइम पे चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस एग्जाम में हम बैठते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका हमको जरूर देख लेना चाहिए, तब हमको आइडिया हो जाता है कि हमको पढ़ना क्या है। तो जो घटना चक्र आधारित क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और जो बीपीएससी, एमपीपीसीएस, इन सारी चीज़ों के क्वेश्चन होते हैं उनमें डिस्कशन किया जाता है बहुत डिटेल में। और एक वीडियो आपको आती है शाम को 8 बजे, जिसमें पॉलिटी का सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसमें नीति निर्देशक तत्व नहीं, सॉरी, मौलिक कर्तव्य तक हमने कर लिया, हमको भाग 5 करना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी होगी। एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कहीं पे चोट लग जाती है, जैसे कि पैर वैर में थोड़ा सा चोट लग गई, तो हमेशा उस पर चोट लगती ही रहती है। तो जो लोग बहुत परेशान होते हैं उनको परेशान करने के लिए कोई आ ही जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। यानी कि आपकी लाइफ में अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो यानी कि आप बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। इसीलिए जो जिसको भी आप मानते हैं, ऊपर वाले, अल्लाह, गॉड, भगवान, जिसको भी मानते हैं, उन्होंने आपको चुना है इस रोल के लिए। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। और बोलते हैं ना, ये दिन भी गुजर जाएंगे। तो ऐसी ही मतलब कि एक सकारात्मकता रखिए अपने अंदर, और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उससे बाहर निकलने का सोल्यूशन सोचिए। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं होती, देखिए पढ़ाई नहीं होगी तो आप खुश नहीं रहेंगे, और खुश नहीं रहेंगे तो आपकी मतलब कि सारी चीज़ों पर, मानसिकता पर, फिर आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि सिर्फ एक ही चीज़ है, स्टडी। अगर आप अच्छी स्टडी कर रहे हैं, अगर एक दिन आपने अपना टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो कर लिया, तो आप उस दिन बहुत खुश नजर आएंगे। और जब खुश नजर आएंगे तो आपके आसपास की सारी चीज़ें आपको उसी, बोलते हैं ना, मतलब उसी डायरेक्शन में नजर आती रहेंगी। जैसे बोलते हैं ना कि आप जिस तरह से दुनिया को देखोगे उसी तरह दिखाई देगी, आपके अंदर जो होगा वैसे ही दुनिया दिखाई देगी। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, और अपनी स्टडी मतलब कि एकदम कंटिन्यू करिए, पढ़ाई करिए। पढ़ाई के साथ साथ जो भी मतलब हम स्टूडेंट का भी क्या है, स्टूडेंट का यही है कि उसको पढ़ाई करना। अगर जिस दिन पढ़ाई नहीं होती उस दिन हम लोग को लगता है यार सिलेक्शन नहीं होने वाला। एक दिन पढ़ाई हो जाती है तो लगता है कि हो जाएगा सिलेक्शन। तो बिल्कुल स्ट्रांग बने रहना और हार्ड वर्क करना है, और एकदम पढ़ाई नहीं छोड़नी। सबसे अगर खुश रहना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है मिडिल क्लास लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। न्यूज निकल के आ रही, प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता। देखिए हम लोगों को पता है कि 1973 यानी कि 1973 में इंदिरा गांधी जी ने, 1 अप्रैल 1973 में इंदिरा गांधी जी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है टाइगर प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट का 50 वर्ष वर्तमान में पूरे हो गए हैं। तो इसका श्रेय जो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो चीते थे, जो मतलब बाघ थे, उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो इसका जो श्रेय जाता है वो एक कैलाश सांखला है, जो कि संरक्षणवादी, प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी हैं, जिनका नाम है कैलाश सांखला। इनका नाम याद रख लीजिएगा, और इन्हीं को इसका श्रेय जाता है। और कहा जाता है कि जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तब 268 टाइगर थे, यानी कि बाघ थे। ठीक है, तो 268 थे। फिर उसके बाद जब इसमें आज की संख्या में इसमें देखें तो 2967 बाघ बचे हुए हैं। ठीक है, मतलब पहुंच गए हैं, 2967 पहुंच गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि वैश्विक बाघों की आबादी में लगभग 75% भारत को है। अभी तक भारत दूसरे देशों से मंगा रहा था, जो कि बाघ थे, मतलब कि जो टाइगर थे दूसरे देशों से मंगाए जा रहे थे, क्योंकि भारत में इसकी संख्या बहुत कम थी। तो अब लेकिन भारत में 75% आबादी है, पूरे विश्व की 75% आबादी है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारत अब उन देशों को ये टाइगर भेजेगा जिनके पास विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको यहाँ पे भारत भेजने वाला है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगले 10 वर्षों में, अगर देखिए क्या है कि एक ये भी खतरा है कि अभी तक टाइगर नहीं थे तो लग रहा था कि मतलब टाइगर विलुप्त हो जाएंगे। अब तेजी से बढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि इनके संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं बची है। तो ये इसके लिए भी काफ़ी जिम्मेदार है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। कह रहे हैं कि 10 वर्षों बाद, मतलब लगभग 10 वर्षों बाद यहाँ पे रहने के लिए, टाइगरों के रहने के लिए अच्छी जगह नहीं बचेगी, क्योंकि आप इनको कहीं भी छोड़ नहीं सकते ना। इनके लिए प्रॉपर एक जंगल होना चाहिए, और वहाँ पे भी इनको खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, सब कुछ, क्योंकि ये खुला में तो घूम नहीं
सकते हैं ना, तो इसलिए अगर खुले में घूमेंगे तो मनुष्य के लिए खतरा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनके रहने के लिए भी दिक्कत हो सकती है आने वाले 10 वर्षों तक। तो ये बताया जा रहा है कि विश्व बाघ लुप्त प्रजातियों की एक लाल सूची में शामिल है। आज प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाए गए संरक्षित क्षेत्रों में पहले इसकी संख्या संरक्षित क्षेत्रों में यानी कि जहाँ टाइगर रहते थे 9 थी, और वर्तमान में इसकी संख्या 54 हो गई है। और फिर इसके साथ इसके अंतर्गत जो इसके क्षेत्र थे, देखिए इसके अंतर्गत जो इसके क्षेत्र थे तो पहले 9,115 वर्ग किलोमीटर था, अभी 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रख दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कितने क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है। फिर भी अभी ये कहा जा रहा है कि आने वाले 10 वर्षों तक इनके रहने की जगह कम पड़ सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, देखिए आपको इसमें क्लियर भी होगा। और इसमें बताया गया है कि बाघों की बढ़ती आबादी को देखते हुए मौजूदा रिजर्व को ऐसे तैयार करना होगा जिससे वहां रहने वाले बाघों को पर्याप्त भोजन भी मिल सके और सुरक्षा भी मिल सके, कहीं भी इनको नहीं छोड़ा जा सकता। प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है, जो रोजगार के नए विकल्प भी उपलब्ध है। अगर मतलब ये टाइगर हर जगह से ज़्यादा विलुप्त होते जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से लोग इनको देखने आते हैं, जू घर आते हैं, फिर या फिर नेचुरल चीज़ें जहाँ पे रहते हैं संरक्षित एरिया में वहाँ जाते हैं, तो इनको देखने आते हैं, जिससे मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है जिस भी राज्य में है, और देश के लिए काफ़ी अच्छी बात है। पिछले वर्षों में बाघों की आबादी बढ़ने इसके साथ उनकी अप्राकृतिक मौत भी के मामले भी बढ़े। ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि मतलब कि उनकी संख्या में तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कभी कभी वो मतलब कि बिना बीमार हुए या फिर अप्राकृतिक रूप से उनकी मृत्यु हो रही है, वो मरे जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, अन्यथा संतुलन गड़बड़ा जाएगा। इसको सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि ये संतुलन जो बना है बड़े मुश्किल से बना है। तो खाद्य श्रृंखला में बाघ शीर्ष जीवों में से एक है, जिस पर पूरा पारिस्थितिकी तंत्र निर्भर करता है, और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए बाघों का संरक्षण अति आवश्यक है। ठीक है, अगर इसमें संतुलन बनाए रखना है तो बाघों का संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि देखो एक दूसरे के ऊपर सारे जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। अगर ये सारे जीव मतलब विलुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा कि मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है, और ये पारिस्थितिकी तंत्र में काफ़ी खतरा है, क्योंकि अन्य सारे जीवों की जैसे अन्य सारे जीवों की बढ़ोतरी हो रही तो बाघ उनको खत्म कर दे रहे हैं। तो अन्य सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये बताया जा रहा है इसमें। और यहाँ पे बताया गया है कि टाइगर रिजर्व ऐसे प्राकृतिक स्थल क्षेत्र होते हैं, यानी कि टाइगर रिजर्व किसे कहा जाता है, तो कभी कभी पूछा जा सकता है। अभी मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि टाइगर रिजर्व किसे कहा जाता है, तो और 4-5 ऑप्शन दे दिए, आप कंफ्यूज हो गए, एक ही जैसे ऑप्शन देगा। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए कि टाइगर रिजर्व कहते हैं किसे, तो ऐसे प्राकृतिक स्थल क्षेत्र को कहा जाता है जो पूर्ण रूप से बाघों के संरक्षण के लिए आरक्षित है। इसको चाहे नोट करके आप रख भी सकते हैं। ठीक है, तो संरक्षण के लिए ये क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट जो है अभी इस बार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में गया, कई दिन इसको न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, टाइगर रिजर्व ऐसे प्राकृतिक स्थल क्षेत्र को कहा जाता है जो पूर्ण रूप से बाघों के संरक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्र होता है, या बाघों का प्राकृतिक निवास होता है। प्राकृतिक निवास जू घर में नहीं इसको रखा जाता है, जहाँ पे ये जंगल में रियल जंगल में रहते हैं। ठीक है, और जहाँ वह स्वच्छंद रहते हैं एवं शिकार कर सकते हैं। किसी भी प्राकृतिक स्थल क्षेत्र को टाइगर रिजर्व क्षेत्र करने की से पूर्व संबंधित राज्य को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैधानिक निकाय को मतलब सारे इनके काम किए जाते हैं, सारी चीज़ इनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है, फिर किया जाता है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताया जाएगा। ठीक है, और ये जो लेखक हैं ये एक स्वतंत्र टिप्पणीकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, ये खुशहाली के पैमाने पर सवाल। अभी हाल ही में एक मतलब कि जो खुशहाली रिपोर्ट है वो जारी की गई है, हैप्पीनेस रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, तो उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे बताया गया कि हाल ही में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा जारी की गई, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि यूएनएसडीपी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसका विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 मतलब जारी की गई है। इस देश में इस रिपोर्ट में कितने 136 देश हैं। ठीक है, 136 देश, तो आप ये याद रखिएगा कितने देश हैं, 136 देश। तो पहली बात तो किसने जारी की, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने जारी किया था, और इसमें कितने देश हैं, तो 136 देश है। अब याद करने के लिए कि भारत का कौन सा स्थान और फर्स्ट नंबर पर कौन सा स्थान है, तो इसमें और इसके कारक क्या है, किन आधारों पर ये जारी की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सामाजिक सहयोग, आय, स्वच्छता, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की स्थिति पर जारी की जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितने कारण है, किस आधार पर जारी की जाती है, या फिर कौन कौन से आधार हैं। तो याद रखिएगा, सामाजिक सहयोग 1, आय 2, स्वच्छता 3, स्वतंत्रता 4, उदारता 5 और भ्रष्टाचार 6। ठीक है, 6 आधारों पर जारी की जाती है। और फिर एक बार वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।
जो कि हर लगातार छठी बार, ये 6 बार से लगातार फर्स्ट स्थान पर आ रहा खुशहाली रिपोर्ट में, यानी कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा लोग खुश हैं तो वो फिनलैंड के लोग हैं। ठीक है, और इसमें फिनलैंड ने फिर से छठी बार लगातार मतलब कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान आपका डेनमार्क का है और तीसरा स्थान आपका आइसलैंड का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके। और पिछले वर्षों की तरह इस बार भी 20 देशों के आंकड़ों में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुए हैं। एक छोटा सा परिवर्तन यह है कि लिथुआनिया 20वें स्थान पर पहुंच गया, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है लिथुआनिया के लिए। और देखिए यहाँ पे ये बताया गया है 125वें स्थान पर है, जबकि इस सूची में पिछले साल 146 देश शामिल थे। एक मिनट, वन मिनट। हाँ, यहाँ भारत की बात की जा रही है। देखिए वहीं पे भारत के कौन सा स्थान है, तो भारत 136 देशों में, 136 देश हैं। ठीक है, तो भारत 136 देशों में कौन से स्थान पर है, तो देखिए यहाँ क्योंकि हम भारत से हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत 136 देशों में 125वें स्थान पर है। ठीक है, जबकि इस सूची में पिछले साल भारत 146 देशों में से तब भारत की स्थिति 135वें स्थान पर थी। ठीक है, पिछली बार तो स्थिति में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके देशों में भी तो कमी हुई है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि भारत की रैंकिंग में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन सूची में उसका नाम नेपाल, चीन और बांग्लादेश से पीछे है। जो इसके पड़ोसी देश हैं, जैसे कि नेपाल है, चीन है, बांग्लादेश है, इससे पीछे, यानी कि यहाँ के लोग नेपाल, चीन और बांग्लादेश से कम खुशहाल हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ तक कि जंग लड़ रहे रूस और यूक्रेन का भी इस भारत से आगे हैं। सोचो वहाँ पे इतनी ज़्यादा, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इतना ज़्यादा बमबारी हो रही, फिर भी वहाँ के लोग खुश हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कि क्या मतलब भारत के लोग खुश ही नहीं है, तो ये बताया जा रहा है। जिन आधारों पर आंकड़ा किया गया वहाँ तो भारत में सब चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतना ज़्यादा युद्ध हो रहा है, फिर भी वहाँ के लोग खुश हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ये बताया गया रूस 70वें स्थान पर और यूक्रेन 92वें स्थान पर पायदान पर है। और इस मामले में अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। देखिए आप याद रखिएगा, सबसे पहले स्थान पर फिनलैंड छठी बार लगभग बना है, और सबसे लास्ट स्थान पर है आपका अफगानिस्तान। और हमारे लोगों का स्थान क्या है, यानी कि भारत का 125वां, पिछली बार कहते थे 135वां था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि इसमें जो सारे सबसे ज़्यादा दुखी देश, इसके अलावा जो सबसे नीचे स्थान पर लिबनान, जिम्बाब्वे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये सारे देश हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी देश हैं। तो ये बताया गया है। और इसमें देखिए एक चीज़ है कि इसमें जो राइटर हैं ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इसमें कहा गया है कि दुनिया की खुशहाली में आपने की रिपोर्ट में कुछ संदेह पैदा कर दी है। अब मतलब जितनी रैंक है वो तो ठीक है, लेकिन इनको कुछ संदेह हो रहा है। तो ये क्या बता रहे हैं, पिछले साल भारत के ऊपर जिन देशों को रखा गया था उनमें से कई देश राजनीतिक और आर्थिक संकट से वर्तमान में जूझ रहे हैं। जैसे मैक्सिको का 46वां स्थान है, और ये दुनिया जानती है कि मतलब मैक्सिको में क्या होता है, ये देश के सालों से आंतरिक मादक पदार्थों में युद्ध में फंसा हुआ है, यानी कि यहाँ की मादक पदार्थों की बहुत ज़्यादा तस्करी होती है, गांजा, अफीम, चरस, इन सब चीज़ों की। तो ये अवैध रूप से जो इसके नागरिक थे वो अमेरिका में घुस रहे थे, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उनको दीवार खड़ी कर दी। तो इनको जानते हैं कि यहाँ पे मादक पदार्थों की बहुत ज़्यादा तस्करी होती है, फिर भी वो उसका स्थान भारत से अच्छा है, भारत से बेहतर है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि नागरिक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका के अवैध घुसपैठ करते थे, लेकिन इसीलिए अमेरिका को मैक्सिको के साथ जो एक दीवार बनानी पड़ी और अंतर्राष्ट्रीय दीवार खड़ी हो गई। तो ऐसे में ये कहा गया है कि कैसे मतलब इन सब चीज़ों को, इन देशों को आगे स्थान मिल सकता है भारत से, जबकि भारत में ना गृह युद्ध जैसी कुछ चीज़ें हैं, गृह युद्ध भी नहीं चल रहा और यहाँ आर्थिक संकट भी नहीं है, फिर भी भारत सबसे नीचे स्थान पर, मतलब सबसे नहीं लेकिन 125वां स्थान बहुत मायने रखता है। तो मतलब कि जो कि बताओ, चीन में सब लोग जानते हैं कि वहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, वहाँ के लोग भी खुशहाल हैं। और बांग्लादेश में कितनी सारी चीज़ें अभी तक हो रही थी, और नेपाल में भी हर बार होती हैं। तो मतलब श्रीलंका में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है, लेकिन फिर भी अगर न्यूज़पेपर आप रेगुलर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, फिर भी भारत की स्थिति इतनी खराब है, ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ऐसे में पिछले साल जिंदगी में चीन का जो 72वां स्थान दिया गया था। क्या यूरोप और अमेरिका इस बात से अनजान है कि उनके देशों की बड़ी से बड़ी तकनीकी कंपनियां चीन में व्यापार नहीं कर सकती हैं? वहाँ बीते 7 दशक से लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, और इसमें एक ही डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि मतलब एक ही पार्टी रहती है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, वही हर बार शासक में आती है। और फिर उसके बाद हांगकांग, तिब्बत, ताइवान, सबको ये कहती है कि उसका एरिया, फिर भी वहाँ के लोग खुशहाल हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, सवाल उठाए गए हैं राइटर के द्वारा।
तो ये सारे स्थान दिए गए हैं, ये तो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चाहिए इंपॉर्टेंट थी उसको आपको बता दिए गए हैं। इसमें बताया गया कि यूक्रेन की खुशहाली पहले से बढ़ गई। इस बार क्या रिपोर्ट में ये पता नहीं है कि पिछली बार भी युद्ध हो रहा था, लेकिन पिछली बार इससे कम थी, इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस बार 92वें स्थान पर पहुंच गया। तो क्या अभी ज़्यादा लड़ाई में लोग ज़्यादा खुश रहते हैं क्या? मतलब जब झगड़ा वगड़ा होता है तो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं क्या, यह पूछा गया है। क्या इसके बाद कोई पाखंड हो सकता है? हालांकि देखा जाए तो इन देशों की जगह कोई खास अच्छी नहीं है, लेकिन विषम हालत के बावजूद भारत से अच्छी स्थिति पर है। जबकि भारत में ना तो कोई आर्थिक संकट है और ना ही कोई गृह युद्ध से ग्रस्त है और ना ही राजनीति का स्थिरता है। कोरोना महामारी में भी भारत ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई, सकारात्मकता इसमें दिखाई जो हमारी सरकार है उसने, फिर भी इतनी अच्छी रिपोर्ट नहीं है। सवाल है कि अगर सकल घरेलू उत्पाद खुशी को मापने का पैमाना है तो उस पर भी कैसे 125 देश भारत से, यानी कि मतलब जो जीडीपी है उससे भी अगर मापा जाएगा तो कैसे 125 देश भारत से आगे जा सकते हैं। तो खुश होने के आधार पर तो अफ्रीका की लैटिन अमेरिका कैसे भारत से बेहतर है। असल में छः पैमाने जो हैं, जो 6 पैमाने हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि 6 पैमाने से खुशी को मापा जाता है, वे अपने आप में अधूरे हैं। यह रिपोर्ट एक राजनीतिक एजेंडे से ज़्यादा कुछ और नहीं नज़र आती है, ऐसा राइटर के द्वारा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए क्या बताया गया है कि जो डेनमार्क है वो दूसरे स्थान पर है, जिसके 58.6 लाख लोग रहते हैं। तो वहाँ पे जब इतने कम लोग रहेंगे तो डेवलपमेंट आराम से हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अब हमारे यहाँ पे जितने लोग रहते हैं इससे तो कई गुना लोग बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, है ना। तीसरे स्थान पर आइसलैंड जिसमें 3.73 लाख लोग होते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि क्या रिपोर्ट थी, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलो अब इसमें मैप देख लेते हैं कि कहाँ पे है सारी चीज़ें आपकी, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए ये है आपका फिनलैंड, जो कि हर बार लगातार 6 बार से प्रथम स्थान पर आ रहा है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है। उसके बाद है 2 नंबर पर हमारा डेनमार्क और 3 नंबर पर हमारा आइसलैंड, ठीक है। तो आपको चीज़ें पता होंगी, ये होगी स्वीडन और ये है नॉर्वे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैप में देख लेते हैं, विश्व के मैप में अपने देश से कंपेयर करके, ताकि आपको क्लियर रहे। ये है हमारी प्यारी कंट्री इंडिया और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये है आपका फिनलैंड, ये है आइसलैंड और यहीं पे आपका डेनमार्क है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए एक छोटी सी न्यूज़ है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। भूटान नरेश भारत आए, आज होगी मुर्मू यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोदी से वार्ता। तो क्या है कि जो भूटान के नरेश हैं जिम्बे खेसर नामग्येल वांगचुक, ठीक है, 2 दिन के लिए भारत यात्रा पर आए, सोमवार को पहुंच गए हैं दिल्ली हवाई अड्डे पर। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने इनका स्वागत किया और ये द्रौपदी मुर्मू जी से मिलेंगे और नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, साथ में उनकी वार्ता करेंगे। और ये वार्ता उस पर आधारित होगी जो कि मतलब भारत और डोकलाम के बीच विवाद, मतलब चीन और डोकलाम के बीच में या भूटान के बीच में जो विवाद चल रहा है उससे संबंधित बातचीत होगी। जो इससे संबंधित जो आर्टिकल आएंगे आपको सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर कर दी जाएंगी। जब अभी ये लोग बातचीत करें तो क्या बात करते हैं वो फिर न्यूज़पेपर में आएगा, तो आपको सब बताया जाएगा कि डोकलाम विवाद क्या है, कैसे शुरू हुआ, चीन कहाँ है, मतलब चीन क्या कर रहा है, उसके साथ सारा चीज़ आपको विद मैप बताया जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल ना ले, अभी इनको थोड़ा बात करने दें। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से पढ़ाई करिए। और देखिए ये है आपका कल्पमेधा, जो कि हर वीडियो में आपको देखने को मिलता है। इसमें अच्छे और बुरे संस्कारों में ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति दूसरों के अधिकारों की रक्षा करता है, ना कि अपने अधिकारों के लिए झगड़ा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया अच्छे और बुरे संस्कारों में ज़्यादा फर्क नहीं। जो अच्छा संस्कार होता है वो अपने अधिकारों के लिए, मतलब दूसरे के अधिकारों के लिए झगड़ा करता है, अपने अधिकारों के लिए झगड़ा नहीं करता है, दूसरे के अधिकारों के लिए, जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप उनके साथ भी शेयर करें। हाँ, और अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप लाइक डिसलाइक करके इन चीज़ों को बता सकते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, और मतलब कि क्यों नहीं पसंद आ रही, डिसलाइक करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्यों नहीं पसंद आ रही, और इसमें कुछ ऐड करवाना है तो फिर भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।